नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज आपसे एक बहुत ही गंभीर और संजीदा विषय पर बात करने आया। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये कहा कि हम इस मामले को ऐसे ही अनदेखा नहीं छोड़ सकते और हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इस मामले को किस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा था? दरअसल एक पिता ने सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाई कि उनका बेटा जो पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से वेजिटेटिव या कोमा की कंडीशन में है, यानी कि वो लगभग मृतप्राय है, लेकिन तकनीकी तौर पर अभी मरा नहीं है और अभी भी सांस चल रही है। मेडिकली, बायोलॉजिकली दैट यंग मैन इज स्टिल अलाइव, अभी भी जीवित है, लेकिन वो पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा समय से बिस्तर पर है, अपने कामकाज कर सकने में असमर्थ है और अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए भी परिवार पर निर्भर है। दरअसल सिर्फ यूँ कहें कि तकनीकी तौर पर उसे मृत नहीं घोषित किया जा सकता, अन्यथा वह मृतप्राय है। अब ऐसे पिता की पीड़ा, वेदना और कष्ट को कोई भी समझ सकता है कि कितने बड़े भारी मन के साथ दुखी होकर के उन्होंने अपने पुत्र की इस स्थिति को देखते हुए अंततः विषाद में, शोक में आकर के परम दुख के साथ सर्वोच्च न्यायालय से कहा होगा कि हमारे बेटे को दया मृत्यु दे दी जाए, उसे मार डाला जाए। अब जो दया मृत्यु या मर्सी किलिंग होती है, उसे ही यूथेनेसिया लीगल टर्मिनोलॉजी में, विधिक भाषा में कहते हैं। अब यह खबर जब आई अखबारों में तो कहीं सुर्खियों में नहीं, साइडलाइन में छपी और चूंकि इसने हमारा जनमानस का ध्यान आकर्षित नहीं किया, तो हम इस बहुत बड़े इम्पोर्टेंट लीगल और सिविल इशू पर ध्यान देने से वंचित रह गए और ये खबरों में सुर्खियां नहीं बटोर पाया। दरअसल यूथेनेसिया क्या है, भारत में इसकी क्या स्थिति है और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिता ने बहुत ही लाचार, दुखी, विषाद अवस्था में अपने पुत्र की स्थिति को देखते हुए यह गुहार की कि उनके पुत्र को दया मृत्यु या मर्सी किलिंग दे दी जाए, यूथेनेसिया दे दिया जाए, क्योंकि कई साल पहले छत से गिरने के कारण वो इस भयंकर चोट का शिकार हुआ कि लगभग वेजिटेटिव कंडीशन में, कोमा की कंडीशन में इतने लंबे सालों से पड़ा है। 2011 में जस्टिस मार्कंडे काटजू और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा ने एक बड़ा लैंडमार्क वर्डिक्ट दिया था, जिसको अरुणा शानबाग केस कहते हैं। अरुणा शानबाग का मामला क्या था? अरुणा शानबाग मुंबई के एक हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स थी, जहां वहीं पर काम करने वाले एक वार्ड बॉय ने उनके साथ नाइट ड्यूटी के दौरान रेप करने की कोशिश की और जब वो ऐसा करने में नाकाम रहा, तो उनका गला दबाकर मारने की कोशिश की, जिससे कि उनके शरीर में जो खून का दौरा था वो रुक गया और अरुणा शानबाग पहले पैरालाइज्ड हो गई और उसके बाद हमेशा के लिए वेजिटेटिव कोमा कंडीशन में चली गई। जब उस वार्ड बॉय ने उनके साथ रेप करने का कोशिश किया और वो नाकाम रहा, शोर-शराबा सुन कर के हॉस्पिटल के तमाम लोग, मरीज़, तीमारदार और जो लोग वहाँ पर थे, वहाँ इकट्ठे हो गए। मौकाए वारदात से उस वार्ड बॉय को लोगों ने पकड़ लिया, गिरफ्तार करके पुलिस के पास हिरासत में भेज दिया, जिस पर मुकदमा चला और फिर उसको 7 साल अटेम्प्ट टू मर्डर और अटेम्प्ट टू रेप के केस में उसको सज़ा भी हुई। लेकिन अरुणा शानबाग का क्या हुआ? अरुणा शानबाग इस हमले की वजह से हमेशा के लिए कोमा और वेजिटेटिव कंडीशन में चली गई और इस बात को कई साल बीत गए, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। जब मुंबई की एक सोशल एक्टिविस्ट पिंकी वीरानी को उनके बारे में पता चला, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की
और उस जनहित याचिका में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अरुणा शानबाग को दया मृत्यु, मर्सी किलिंग या यूथेनेसिया दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मार्कंडे काटजू और जस्टिस ज्ञानसुधा की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। इस ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरुणा शानबाग इज अ फिट केस फॉर यूथेनेसिया, लेकिन भारत में अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत यूथेनेसिया को लीगल स्टेटस दिया गया हो, और इसलिए हम अरुणा शानबाग को यूथेनेसिया नहीं दे सकते, और पिंकी वीरानी की इस पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम पिंकी वीरानी के जज्बे की कद्र करते हैं। हम जानते हैं कि उन्होंने किस भावना से प्रेरित होकर के अरुणा शानबाग के लिए ये याचिका दायर की थी, लेकिन हमारे यहाँ मौजूदा वक्त में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत न्यायालय या कोई अन्य एजेंसी किसी व्यक्ति को मर्सी किलिंग का ऑर्डर या यूथेनेसिया का आदेश दे सके। और इसलिए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को डायरेक्ट किया कि जल्दी से जल्दी इस विषय पर कानून बनना चाहिए। अब ये पूरा मामला क्या था? दरअसल एक बड़ा ही पॉपुलर मूवमेंट यूनाइटेड किंगडम में 1935 के आसपास शुरू हुआ, जिसको कहते हैं डिग्निटी ऑफ डाइंग मूवमेंट। प्रतिष्ठा के साथ सम्मान, प्रतिष्ठा के साथ सम्मान के साथ मृत्यु का आंदोलन। इस डिग्निटी ऑफ डाइंग मूवमेंट में जो लोग थे उनका ये कहना था कि जिस तरीके से व्यक्ति जीवन जीता है उसी तरीके से उसको एक सम्मान पूर्वक मृत्यु और अंतिम संस्कार प्राप्त करने का भी अधिकार है। डिग्निटी ऑफ डाइंग, डाइंग विद डिग्निटी। और इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति बहुत संघातक रूप से किसी रोग से पीड़ित है और उसका कोई मेडिकल साइंस में उपचार संभव नहीं है, तो वह तिल तिल रोज मरे, तकलीफ में रहे, पीड़ा में रहे, अपने घर परिवार और तीमारदारों के साथ वो आर्थिक मानसिक कष्ट से गुजरे, से बेहतर है कि ऐसे व्यक्ति को राज्य द्वारा शांतिपूर्वक पीड़ा रहित मृत्यु दे दी जाए, पेनलेस एंड पीसफुल डेथ। और इस तरह से यूथेनेसिया का एक कंसेप्ट पूरे ब्रिटेन में इसको लेकर के डिमांड शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुआ। दरअसल ये बात बिल्कुल सच है कि यूथेनेसिया का मतलब है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो टर्मिनली इल हो, ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जिसमें असहनीय वेदना हो, पीड़ा हो, एक्सक्रूशिएटिंग अनबेरेबल पेन, और उसका कोई इलाज भी ना हो, तो ऐसे में उसको राज्य के द्वारा पेनलेस और पीसफुल डेथ देना यूथेनेसिया कहलाता है। और इसी तरह से अरुणा शानबाग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि अरुणा शानबाग का केस हमारे देश में एक फिट केस है यूथेनेसिया देने के लिए। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वो गाइडलाइंस, वो तरीका बताया जिसके आधार पर भारत में यूथेनेसिया को दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यूथेनेसिया देने के लिए कुछ प्रक्रियागत दिशा निर्देश तय करने होंगे, प्रोसीजरल डायरेक्टिव्स बनाने होंगे, जिसमें कि नंबर 1, यूथेनेसिया की डिमांड, मर्सी किलिंग, दया मृत्यु की मांग 3 ही लोग कर सकते हैं। 1, विक्टिम, जो पीड़ित व्यक्ति है, जो उस गंभीर बीमारी से शिकार है, या उसके फैमिली मेंबर्स, जो उसके परिवार के सदस्य हैं, या केयर गिवर यानी कि तीमारदार। क्योंकि पिंकी वीरानी न तो विक्टिम है, न तो केयर गिवर हैं, तीमारदार हैं, और न ही फैमिली मेंबर हैं, और इसलिए पिंकी वीरानी का कोई लोकस स्टैंडाई, कोई विधिक आधार नहीं बनता कि उनकी याचिका पर अरुणा शानबाग को मर्सी किलिंग दे दी जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्सी किलिंग देने के लिए ज़रूरी है कि कुछ कायदे कानून बनाए जाएं, और उस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह तय कर दिया कि मर्सी किलिंग के लिए इन 3 कैटेगरीज में, यानी विक्टिम, और अगर विक्टिम इस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी बात खुद अदालत तक पहुंचा सके, अगर वो शारीरिक मानसिक रूप से ऐसी स्थिति में नहीं है, वो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, या गंभीर बीमारी में वेजिटेटिव कोमा कंडीशन में है,
तो फिर उसके तीमारदार या परिवार के सदस्य इसका आवेदन कर सकते हैं। इसका आवेदन संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के कार्यालय में किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट इस मामले के ऊपर विचार करने के लिए सिटिंग हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे। इस एक्सपर्ट कमेटी में 3 लोग होंगे। एक सामान्य सर्जन, जनरल सर्जन, एक जनरल फिजिशियन और एक साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे और सिटिंग हाई कोर्ट जज को अपनी रिपोर्ट देंगे। अगर सिटिंग हाई कोर्ट जज को ये सही लगता है कि इनकी रिपोर्ट के आधार पर उसे यूथेनेसिया दिया जा सकता है, तो फिर पैसिव यूथेनेसिया, अप्रत्यक्ष यूथेनेसिया दिया जाएगा। यानी कि अब यूथेनेसिया के 4 प्रकार हो गए। एक वॉलंटरी, दूसरा इनवॉलंटरी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या पैसिव एक्टिव। यानी कि वॉलंटरी स्वेच्छा से, जहां पर पीड़ित व्यक्ति स्वयं कह रहा है। इनवॉलंटरी, जहां पर पीड़ित व्यक्ति स्वयं नहीं बल्कि उसकी ओर से उसका तीमारदार या परिवार का सदस्य इसका आवेदन कर रहा है। तीसरा डायरेक्ट, जहां पर सीधे इंजेक्शन, दवा या किसी अन्य माध्यम से सडन एंड इंस्टेंट डेथ, तत्काल मृत्यु दे दी जाए। और पैसिव यूथेनेसिया या इनडायरेक्ट यूथेनेसिया, जिसका मतलब है ग्रेजुअल विथड्रॉल ऑफ ड्रग एंड अदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम सो एज टू लीड टू पीसफुल एंड पेनलेस डेथ स्लोली। यानी जब हम रोगी को धीरे धीरे उसकी दवाएं, उसकी औषधियां और जीवन समर्थक यंत्र और उपकरण क्रमिक रूप से कम करते करते धीरे धीरे उसको शांतिपूर्ण तरीके से पीड़ा रहित मृत्यु दें, तो इसे कहेंगे पैसिव यूथेनेसिया। और इसी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में मान्यता प्रदान की और ये भी कहा कि इस मामले में ये सुनिश्चित करना होगा कि यूथेनेसिया का प्रोविजंस का कोई मिसयूज ना होने पाए। लेकिन 2011 के फैसले के बाद लंबे समय तक, बल्कि आज तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हमारी पार्लियामेंट ने इस पर कोई कानून अभी तक नहीं बनाया है। और इसलिए 2018 के कॉमन कॉज के एनजीओ के द्वारा एक फिर से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक पिटीशन दाखिल किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर कुछ नई गाइडलाइंस इशू की। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस गाइडलाइन में ये कहा कि कंसेप्ट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लिविंग विल, एक नई बात सुप्रीम कोर्ट ने की, जीवन वसीयत का सिद्धांत, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने होशो हवास में है, पूर्णतः स्वस्थ है, तो वह इस तरीके की एक वसीयत बना सकता है कि अगर कभी भविष्य में वो गंभीर रूप से बीमार हो जाए, वो इस स्थिति में आ जाए कि वो अपने बारे में कुछ भी निर्णय लेने में, कुछ भी बोलने सकने में, बात करने में समर्थ न रह जाए, तो फिर वो अभी से तय कर सकता है एक वसीयत बना करके कि उसके इलाज में क्या लाइफ सपोर्ट सिस्टम का, क्या दूसरे मेडिकल तौर तरीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इस आधार पर, जैसे कि एक व्यक्ति जब स्वस्थ होता है, होशो-हवास में रहता है और वो अपनी संपत्ति के बँटवारे के लिए अपने मरने के बाद किस तरीके से उसकी संपत्ति का बँटवारा हो, किसको कितना हिस्सा मिले, वो वसीयत करके जाता है। उसी तरीके से व्हेन अ पर्सन इज़ ऑफ हेल्दी बॉडी एंड साउंड माइंड, तो वो अपना वसीयत, जीवन वसीयत भी लिखा सकता है, जिसमें वो तय कर सकता है कि अगर भविष्य में उसकी तबीयत इस तरीके की खराब हो जाए कि वो स्वयं बोलने में, कहने में या निर्णय लेने में असमर्थ हो, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होना चाहिए। क्या उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखना चाहिए? क्या उसको अन्य जो मेडिकल तरीके हैं, उसके आधार पर ट्रीटमेंट होना चाहिए, या उसको धीरे-धीरे पीसफुल और पेनलेस डेथ दे देनी चाहिए। और अभी हाल में 2018 के बाद जब ये कॉमन कॉज का केस आया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बातों को भी जोड़ा कि ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के लिए यूथेनेसिया की मांग की गई है, उस व्यक्ति के जिस जिले में वो रहने वाला है, वहाँ के डीएम और एसपी से भी एक रिपोर्ट ली जाएगी, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या इस व्यक्ति का कोई प्रॉपर्टी, एसेट या धन संपदा, संपत्ति, घर परिवार को लेकर के कोई विवाद तो नहीं था,
इसी वजह से उसको जानबूझ करके यूथेनेसिया देने की तो कोशिश नहीं की जा रही है। लोभ में, लालच में उसको मारने की तो कोशिश नहीं की जा रही है। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया के साथ-साथ कुछ और नई गाइडलाइंस जारी की। और अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास एक पीड़ित पिता ने अपने गंभीर रूप से बीमार पुत्र के लिए फिर से ये याचिका दायर की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम इस मामले को यूं ही अनदेखा नहीं छोड़ सकते। पिता की पीड़ा अब असहनीय है। पिता की वेदना का समाधान होना ही चाहिए। और उस पिता के लिए जो अपने पुत्र की इतनी कष्टमय, वेदनामय स्थिति को देख सकने में असमर्थ है, और जो पुत्र है वो इतनी गंभीर स्थिति में है कि शायद अब उसका इलाज संभव नहीं है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड डायरेक्ट करने का आदेश दिया है। और मेडिकल बोर्ड बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो पीड़ित पिता से खुद व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करना चाहेगा, और उनका पक्ष भी जानने के बाद फिर सारे मामले की तफ्तीश होगी, और जांच पड़ताल के बाद सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला लेगा कि क्या उस पिता के पुत्र को यूथेनेसिया दिया जाए या ना दिया जाए। इस तरह से यूथेनेसिया डिग्निटी ऑफ डाइंग का विषय है, प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ मृत्यु का विषय है, जिसमें हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि उसको अपना अंतिम समय, अंतिम संस्कार और मृत्यु पूरे सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ प्राप्त हो। और इस प्रकार यूनाइटेड किंगडम के 1935 के बाद चले इस आंदोलन ने पूरे दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, और हॉलैंड दुनिया का पहला देश बना जिसने यूथेनेसिया को लीगल रिकॉग्निशन 1984 में दिया। आज की तारीख में दुनिया के तमाम देशों में यूथेनेसिया को लीगल रिकॉग्निशन वहाँ की सरकारों ने दिया है, लेकिन भारत में आज भी इस पर कोई कानून नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बेसिस पर, जो कि अरुणा शानबाग का केस 2011 है और कॉमन कॉज का केस 2018 है, उसमें पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी गई है। लेकिन आज भी भारतीय न्याय संहिता BNS के सेक्शन 100 एंड 101, धारा 100 और 101 में किसी भी प्रकार से एक्टिव यूथेनेसिया को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब ये एक गंभीर और संजीदा विषय है जिस पर हमारे सांसदों को, हमारे विधायकों को, हमारे नीति निर्माताओं को, हमारी विधायिका के सदस्यों को बहुत चिंतन और निर्णयन करने की आवश्यकता है कि यूथेनेसिया पर एक सोच विचार कर समग्र कानून बनाया जाए, जिसमें कि ऐसे व्यक्ति जिनका गंभीर और ऐसी बीमारी में जिनका इलाज नहीं हो सकता, और वो गंभीर वेदना, असह्य पीड़ा से गुजर रहे हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम एक्सक्रूशिएटिंग एंड अनबेरेबल पेन, उनको डिग्निफाइड डेथ, पीसफुल, पेनलेस डेथ दी जा सके। और इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। आज जब मैं ये वीडियो बहुत भारी मन से बना रहा हूँ, तो हमें उस पिता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जिन्होंने अपने पुत्र के लिए ऐसी मार्मिक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। अंतिम फैसला क्या होगा, इस पर हम और आप सुप्रीम कोर्ट के रुख और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करेंगे। तब तक देखते रहें, जुड़े रहें और प्रार्थना करते रहें, दुआ करते रहें। धन्यवाद।